सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से एक बच्चा जो होता है उसके माता पिता के जो जीन्स होते हैं, जो वंशानुक्रम होता है, वो उसके विकास को किस तरह प्रभावित करता है, या जो माता पिता के गुण होते हैं बच्चे में किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो वातावरण है, जब बच्चे ने जन्म ले लिया तो वह इस दुनिया में आ गया। इस दुनिया में आने के बाद उसका सबसे पहला परिचय उसकी माँ से होता है, माँ से होता है, फिर परिवार से होता है, और परिवार से होने के बाद पूरे समाज से होता है। ठीक है, तो अब जिस तरीके से उसको परवरिश मिलेगी, यानी कि उसका परिवार जिस तरीके का होगा, उसके परिवार का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, समाज का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके के बच्चों के साथ वो खेलता है, या किस तरीके के कार्टून्स वो देख रहा है, या फिर वो किस तरीके के क्रियाकलाप कर रहा है, ये सारी बातें यह वातावरण से सीखता है। और यही बताते हैं कि वो बच्चा आगे चल करके किस प्रकार से बनेगा। तो जो आसपास का वातावरण होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के जीवन में। ठीक है, तो वे सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुएं जो मानव के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती हैं, वही क्या कहलाती हैं? वातावरण कहलाती हैं। आखिर में कोई बच्चा बड़ा होकर के कोई पुलिस बनता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई सीए, कोई किसी बड़ी कंपनी का सीईओ, कोई चोर, कोई डाकू, कोई क्रिमिनल। आखिर में ये सब कैसे, क्यों? आखिर में इसी समाज से तो बच्चे आ रहे हैं। तो आखिर में क्यों कोई बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन गया, कोई बच्चा डाकू बन गया, या कोई बच्चा क्रिमिनल बन गया? तो क्या रीजन? आखिर में कहीं ना कहीं इस इन्वायरमेंट में जब बच्चे पैदा होते हैं सब समान होते हैं, लेकिन इस किस तरीके का इन्वायरमेंट उनको मिलता है कि किस तरीके के वो व्यक्ति बन जाते हैं, ये सब निर्भर करता है उनके वातावरण पर ही, कि वो किस प्रकार के वातावरण में पले बढ़े हैं। तो वातावरण से तात्पर्य बाह्य शक्तियों, परिस्थितियों एवं प्रभावों से है, जो मानव विकास को जन्म के बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मनुष्य अपने वंशानुक्रम से जो भी गुण प्राप्त करता है, वे सभी परिवर्तनशील होते हैं। उन सब में पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन होता है। वातावरण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई प्रमुख परिभाषाएं। सबसे पहला वुडवर्थ का यहाँ पर है कथन: आनुवांशिकता में भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु समान वातावरण उन्हें समान बना देता है। फिर है टीडी इलिट के अनुसार, किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावशाली उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र को वातावरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पी जिस बर्ट के अनुसार, पर्यावरण वे सभी वस्तुएं हैं जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए हैं तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर बोरिंग, लैंगफील्ड एवं विल्ड के अनुसार, व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं का योग आता है जिन्हें हम जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करते हैं। इसके बाद देखिए उपयुक्त परिभाषाओं से हमें यह स्पष्ट होता है कि मानव के चारों ओर का वातावरण अत्यधिक विस्तृत होता है, जो उसे गर्भाधान के बाद से जीवन पर्यंत प्रभावित करता है। वातावरणीय तत्वों से प्रभावित होकर ही मानव विकास करता है। जैसे पहले के जो मनुष्य थे, आप देखिए, जो आदि मानव थे, हम कह सकते हैं, जो जंगलों में रहते थे, या फिर जो जीव जंतुओं का शिकार करके उनको खाते थे, तो वे उसी प्रकार के वातावरण में रहते थे। शिकारी थे तो उसी प्रकार का उनका ड्रेसअप होता था, उसी प्रकार से वो रहते थे। उनका दिन भर का काम यही होता था कि शिकार पकड़ना है, मार करके उसको खाना है और अपनी भूख शांत करनी है। ठीक है, तो यही उनका काम था। लेकिन आज का मानव, आजकल हर कोई तो ऐसा नहीं कर पा रहा ना कि कोई जा करके जंगल में वो शिकार कर रहा है और फिर वो खा रहा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, वरना सभी लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग कोई ना कोई कहीं जॉब कर रहा है, किसी की अपनी कोई खुद की दुकान है, कोई अपना खुद का बिजनेस कर रहा है। तो हमारा जो रहन सहन, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, धीरे धीरे बस्तियां बनी, धीरे धीरे लोग घरों में, कच्चे घरों में रहना शुरू हुए, फिर पक्के घरों में रहना शुरू हुए, फिर लोगों को पढ़ाई समझ में आने लगी कि पढ़ना जरूरी है, तो धीरे धीरे शिक्षा का विकास हो, धीरे धीरे हमें बहुत सारे संसाधन मिलने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे, हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो चेंज हुआ, तो हम भी चेंज हो गए। हमने भी अपने रहने सहने के स्तर में बहुत सारे चेंजेस लाए। ठीक है, वॉटसन के अनुसार, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहे वो बना सकता हूँ। ये बहुत बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कथन है ये, इसको आप जरूर याद रखिएगा। वॉटसन की ये परिभाषा है, तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसको डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं वो बना सकता हूँ। ठीक है, ये इनकी बहुत बड़ी परिभाषा है। अब वातावरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में सबसे पहले आता है, देखिए, दो प्रकार से यहाँ पर बांटा गया है।
सामान्य रूप से वातावरण को। पहला है आंतरिक वातावरण। अब आंतरिक वातावरण क्या है, तो जन्म से पूर्व माँ के गर्भाशय के चारों ओर की जो परिस्थितियां होती हैं वो आंतरिक वातावरण कहलाती हैं। वंशानुक्रम के अंग, कोश, वंशसूत्र एवं पितरक गर्भाशय में जिस वातावरण में पनपते रहते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। जो पदार्थ वंशसूत्र एवं पितरकों को घेरे रहता है उसे कोशारस कहते हैं। इस वातावरण को अंतरकोशीय वातावरण कहते हैं। इस वातावरण से पितरक प्रभावित होकर विशेष गुणों को प्रभावित करते हैं। मन के अनुसार वास्तव में प्राणी जो बनता है वह वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है। चूंकि पितरकों एवं कोशारस की अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न कोषों से आंतरिक वातावरण की रचना आरंभ होती है, इसलिए वातावरण जो रक्त में मिश्रित अन्य पदार्थों से बनता है उसके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस वातावरण का महत्व अनवरत रूप से जीवन पर्यंत रहता है, यानी कि जो माँ के गर्भ में जो शिशु को पोषण मिल जाता है वो जीवन भर उसके साथ रहता है। तो गर्भाशय के वातावरण का पोषण माँ के द्वारा ग्रहण किए गए आहार के पौष्टिक पदार्थों से होता है। इसीलिए जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसको हमेशा पौष्टिक आहार खाने का सलाह दिया जाता है, उसे अच्छी सी चीजें खाने की, यानी कि ढेर सारे फल, सब्जियां, ये सब खाने की सलाह दी जाती है ताकि जो पेट में पल रहा बच्चा है वो भी स्वस्थ रहे। यदि आंतरिक वातावरण विकास युक्त नहीं होता है तो बालक में शारीरिक विकृतियां आ जाने की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए यदि गर्भस्थ शिशु को माँ के रक्त से कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है तो उसकी हड्डियों में विकृति आ जाती है। इस प्रकार जन्म से पूर्व गर्भाशय भी वातावरण का अंग होता है, यानी कि बच्चे को किस प्रकार से बाहर से, जो बच्चा माँ के पेट में है उसको किस प्रकार से बाहर से भोजन दिया जा रहा है, किस प्रकार से उसे सारी चीजें, अगर माँ सही से रोज दूध पी रही है तो बच्चे को कैल्शियम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें बच्चे के विकास में निर्भर करती है। इसके बाद देखिए बाह्य वातावरण। जो परिस्थितियां सामूहिक अथवा मिश्रित रूप से प्राणी को प्रभावित करती है बाह्य वातावरण के अंतर्गत आती है। ये परिस्थितियां चारों ओर से मानव को घेरे रहती हैं एवं उस पर विपरीत या अनुकूल दिशा में निरंतर अपना प्रभाव डालती रहती हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इनका संक्षेप में वर्गीकरण कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले भौतिक वातावरण में देखिए समस्त प्रकार की प्राकृतिक वस्तुएं जो व्यक्ति को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती हैं भौतिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, जलवायु, पहाड़, वृक्ष, नदियां, फल, फूल आदि। इन प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा मनुष्य को ज्ञानोपयोगी प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं जिससे बालक साहसी, सहनशील और परोपकार जैसे गुणों को प्राप्त करता है। जैसे आपने एक कविता सुनी होगी, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ठीक है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सर पर भार, नभ कहता फैलो इतना कि ढक लो सारा संसार। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, जलवायु, पहाड़, ये सब हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। नदियां हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं कि हमेशा हमें चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। जिस दिन हम रुक गए उस दिन हमारी जो प्रगति है, हमारा जो विकास है वो भी रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रकृति है वो हमें कुछ ना कुछ तो सिखाती ही रहती है हमेशा। सामाजिक वातावरण, सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक परिस्थितियों को सामाजिक विरासत या हेरिटेज भी कहते हैं। सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत मानवकृत वस्तुएं आती हैं। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सामाजिक विरासत के रूप में हस्तांतरित होती रहती है। मानव समाज में प्रचलित समस्त सामाजिक परिस्थितियों, रीति रिवाज, प्रथाएं, रहन सहन के तरीके आदि इसके अंतर्गत आते हैं। सामाजिक वातावरण सामाजिक व्यवहारों तथा संबंधों को स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इस वातावरण का व्यक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अब बच्चे को ये चीज सिखाई गई है, कोई भी बड़ा आ रहा है तो उसको प्रणाम करना है या उसके पैर छूने हैं या उसको नमस्ते करना है। तो ये हमें पीढ़ियों से सिखाया जा रहा है, हमारे बड़ों ने सिखाया है कि हमेशा बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें हर जगह से जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारे त्योहार हैं, उनको हम उसी प्रकार से मनाते आ रहे हैं जैसे हमारे पूर्वज मनाते हुए आ रहे थे। हमारी पिछली पीढ़ी जो भी बीत चुकी है या जो पीढ़ियां बीत चुकी हैं वो भी इसी प्रकार मनाते हुए आ रही है। जो प्रथाएं उन्होंने चलाई उन प्रथाओं को हम मानते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सामाजिक जो विरासत है इनको भी हम अपने जीवन में उतारते हुए आगे बढ़े तो इनका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है ना, इसलिए तो हम इनको, इन रीति रिवाजों को भी निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस वातावरण को प्रमुख रूप से 3 उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आर्थिक वातावरण। इसमें समाज की आर्थिक प्रक्रियाओं जैसे कि संपत्ति का उपभोग, उत्पादन एवं विनिमय आदि से संबंधित वे सभी बातें सम्मिलित रहती हैं।
जिनका मानव व्यवहार संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। तो आर्थिक वातावरण, बच्चा किस प्रकार के वातावरण में रह रहा है, यानी कि उसके घर में बिजनेस हो रहा है, उसके घर में या लोग जॉब कर रहे हैं या उसके घर में कोई कंपनी चल रही है, तो इसका प्रभाव उस बच्चे के ऊपर भी साफ साफ आपको देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक वातावरण, ठीक है, कल्चरल इन्वायरमेंट, तो देखिए सांस्कृतिक परिस्थिति सामाजिक वातावरण का अभिन्न अंग होता है। इसके अंतर्गत संस्कृति एवं सभ्यता से संबंधित समस्त बातें शामिल होती हैं, जैसे जन रीतियां, प्रथाएं, रूढ़ियां, वैज्ञानिक अन्वेषण आदि। इन परिस्थितियों का समाज एवं मानव के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो हमारी जो संस्कृति है ये भी क्या है, हमारे ऊपर पूरा प्रभाव डालती है। जो संस्कृति सभ्यता, जो चीजें हम सीखते हुए चले आ रहे हैं उनको हम आगे भी लेकर के चल रहे हैं। फिर मनोसामाजिक वातावरण, इस वातावरण के निर्माण में मानव का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर पड़े प्रभाव को ही हम मनोसामाजिक परिस्थिति या वातावरण कहते हैं। इसके बाद देखिए बाल विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक क्या है। तो देखिए वातावरणीय कारकों में है मूलभूत आवश्यकताएं या बेसिक नीड्स। तो देखिए मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। ये सुविधाएं व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती हैं। व्यक्ति के विकास के लिए ये सुविधाएं जितनी उत्तम होंगी उसका विकास भी उतना ही उत्तम होगा। तो अगर हमें खाने के लिए रोटी मिल गई तो हमें पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा भी मिल गया तो हमें मकान चाहिए, और ये तीनों चीजें हमारे पास हैं तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो और बढ़ जाती हैं। अब हमें चलने के लिए गाड़ी भी चाहिए, अब हमें करने के लिए अच्छे से अच्छा काम चाहिए, जो हम कर रहे थे उससे बेटर अब काम हमको मिल रहा है तो उस काम को हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जब हम नौकरी करने लगे, हमें सारी सुविधाएं मिलने लगी तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो भी बढ़ने लगेंगी। फिर देखिए पारिवारिक परिवेश, फैमिली बैकग्राउंड, व्यक्ति के विकास को उसका पारिवारिक वातावरण परिवेश विशेष रूप से प्रभावित करता है। आर्थिक रूप से संपन्न तथा सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित परिवार में पलने वाले बालकों का विकास अच्छा होता है। परिवार में उन्हें स्वस्थ वातावरण प्राप्त होता है जिससे बालक का विकास प्रभावित होता है। तो पारिवारिक परिवेश का, तो निश्चित परिवेश का, अब देखिए बहुत सारे ऐसे आईएएस या आईपीएस होते हैं। आप देखिए उनके परिवार में उनके माता पिता भी आईपीएस आईएएस उनमें से कोई ना कोई होता है। तो कहीं ना कहीं जो परिवार में जो मोटिवेशन मिलता है वो परिवार से मिलता है। जैसे किसी के घर में बिजनेस हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके बच्चे भी आप देखिएगा बिजनेस में ही आगे बढ़ जाते हैं। तो जो फैमिली बैकग्राउंड है कहीं ना कहीं कभी कभी बच्चों का ये करियर बन जाता है। फिर रोग तथा दुर्घटना, तो देखिए डिजीज एंड इंजरीज, रोग, चोट या दुर्घटना के कारण बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है। गंभीर रोग में दी जाने वाली दवाओं के कुप्रभाव, साइड इफेक्ट के कारण बालकों का विकास बाधित होता है, तो इनका भी असर बच्चे के विकास पर पड़ता है। फिर विद्यालय का तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण असर होता है बच्चे की 6 से लेकर के, जब वो 6 वर्ष की अवस्था से स्कूल जाना शुरू करता है या 5 वर्ष, अब तो 3-4 वर्ष से ही बच्चे जाने लगे हैं। लेकिन आप चूंकि यहाँ पर हम प्राइमरी स्कूल की बात करेंगे तो हम 6 वर्ष के बच्चों की ही बात करेंगे यहाँ पर सीधे सीधे। इसीलिए मैं हमेशा 6 वर्ष की अवस्था का ही नाम लेती हूँ दोस्तों, ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि हाँ हमें यहाँ पर 6 वर्ष के जो बालक होते हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, और वहीं से एक स्कूल जो है वो स्टार्ट होता है, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आता है यहाँ से। विद्यालय का वातावरण तथा विद्यालय से प्राप्त होने वाली सुविधाओं का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। जिन विद्यालयों में बालक के सर्वांगीण विकास हेतु समस्त साधनों, सुविधाओं एवं अवसरों की समुचित व्यवस्था होती है उनमें अध्ययनरत छात्रों का विकास अच्छी तरह होता है। अब जिस स्कूल में खेलने का अच्छा मैदान है, जहां पर स्विमिंग पूल है, जहां पर बच्चों को हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है, जहां पर बच्चों के लिए अच्छे से पुस्तकालय या लाइब्रेरी बनी हुई है, जहां पर लेबोरेटरीज बनी हुई है, सारे विषयों के प्रैक्टिकल अच्छे से करवाए जाते हैं, तो वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से ऐसे स्कूल जहां पर ये सारी सुविधाएं नहीं है, वहां से वो बच्चे अच्छे होंगे। ठीक है, तो उनका उन बच्चों का जो विकास है वो और बेहतर होगा, क्योंकि हर चीज प्रैक्टिकल करके शिक्षक यहाँ पर बता रहे हैं और बच्चों को हर चीज का अवसर मिल रहा है। और विद्यालयों में अध्यापकों का व्यवहार बालक के विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। टीचर का जो स्वभाव है वो आपके प्रति कैसा है, यह भी कहीं ना कहीं बच्चों के विकास में ये भी बताता है, बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। जिन विद्यालयों में शिक्षक स्नेहपूर्ण एवं सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते हैं तथा विद्यार्थियों को उनकी समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन तथा परामर्श देते हैं, उन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का विकास अच्छी प्रकार होता है। तो ये बहुत जरूरी है, स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो हमेशा बच्चों से स्नेहपूर्ण तरीके से
सहानुभूतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करें, जिससे बच्चों के अंदर कोई भी डर भय ना रहे, किसी भी बात को खुल करके वो अपने शिक्षकों से बता पाए। समाज एवं संस्कृति, सोसाइटी एंड कल्चर, तो व्यक्ति का विकास समाज एवं संस्कृति द्वारा प्रभावित होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। समाज के सुख दुख उसके अपने सुख दुख है। उपरोक्त कथन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि मनुष्य का व्यवहार, कार्य एवं भाव समाज द्वारा प्रभावित होता है। समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं एवं नैतिक मूल्यों द्वारा मानव के विकास का नियंत्रण एवं निर्धारण होता है। फिर है संचार माध्यमों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मास मीडिया। बालक अपने समुदाय एवं अन्य व्यक्तियों के प्रति निरंतर अंतःक्रियाएं करता रहता है। इस अंतःक्रिया का व्यापक आधार है संचार एवं संप्रेषण। संचार पर ही सभी प्रकार के मानव संबंध आधारित होते हैं। संचार की प्रक्रिया सामाजिक एकता एवं सामाजिक संगठन की निरंतरता का आधार है। इसके विकास एवं विभिन्न समाजों के मध्य संचार की स्थापना पर सामाजिक प्रगति निर्भर करती है। इसमें ऐसे माध्यम भी शामिल हैं जो जन संचार के आधुनिक साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, समाचार पत्र, विज्ञापन आदि। कक्षीय परिस्थितियों में अधिकतम शिक्षण अधिगम की प्रभावशाली परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए शिक्षा तकनीकी के जन संचार माध्यमों का प्रयोग एक उत्तम साधन है। हमारे देश के विद्यालय में कुछ नवीन विधियों जैसे कि फिल्म पट्टिकाएं, प्रोजेक्टर, रेडियो आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। आप सभी को पता है कि अब की क्लासेस को हम स्मार्ट क्लासेस बोलते हैं, क्योंकि उसमें स्मार्ट टीवी लगी होती है, जिसके माध्यम से हम किसी भी, अगर हमें कोई फिजिक्स का या केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, हम जिसको क्लास में हमारे पास जो संसाधन नहीं उपलब्ध है जिसके द्वारा हम उसको करके दिखा पाए, या वो केमिकल नहीं है हमारे पास जिनकी क्रिया करानी है, तो हम आसानी से उसको हम टीवी पर दिखा सकते हैं। स्मार्ट टीवी पर दिखा करके उस पूरे की पूरी अभिक्रिया के बारे में बच्चों को जानकारी दे पाते हैं। या किसी वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ाना है तो हम पूरे के पूरे जंगल के एक एक जानवर के बारे में बच्चों को अच्छे से दिखा सकते हैं। चिड़ियाघर दिखाना है तो हम उसको भी आराम से टीवी में अच्छे से बच्चों को दिखा सकते हैं। किस जानवर के बारे में, किसी चिड़िया के बारे में, दुनिया में किसी भी चीज के बारे में हम बहुत आसानी से बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से या स्मार्ट टीवी के माध्यम से बता पाते हैं। तो आज के समय में शिक्षा देना ये बच्चों को बहुत इजी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे संसाधन हमारे पास हो गए हैं। बच्चों को समझाना आसान हो गया है, और आज तो हर बच्चे के हाथ में आसानी से आप देख सकते हो मोबाइल हो गया है, तो कोई भी बात अपनी आसानी से हम बच्चों तक पहुंचा पाते हैं इसी के माध्यम से। रेडियो पर शैक्षिक पाठों के प्रसारण से दूर दराज के बालकों को अत्यधिक लाभ पहुंचता है। इसके अंतर्गत कुशल अध्यापकों के शिक्षण पाठ, भाषण एवं अन्य ज्ञान वृद्धि संबंधित कहानियां, नाटक आदि होते हैं। आधुनिक युग में दूरदर्शन संप्रेषण संचार प्रक्रिया का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसमें श्रवण तथा दृश्य संबंधी इंद्रियों का प्रयोग होता है। आपको पता है टीवी हम बच्चे देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो इससे आसानी से किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में बच्चों को बताना आसान होता है। इसमें किसी भी घटना को फिर से रिकॉर्ड कर देखने तथा सुनने की व्यवस्था होती है। इसे चलाने तथा बंद करने की क्रिया भी सरल है। शैक्षिक दूरदर्शन छात्रों को प्रेरित करने में, उनकी सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने में तथा उच्च स्तरीय शिक्षण प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। कंप्यूटर के द्वारा जन शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय एकता की शिक्षा आदि को सफलतापूर्वक प्रदान किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो बच्चों का वातावरण है वो किस तरीके से यहाँ पर कितना बच्चों के विकास पर प्रभाव डालता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आपका जो बाल विकास चल रहा है ये पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर था फर्स्ट, ये खत्म हो गया आज। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग क्लास को देख रहे हो, आपको क्लासेस पसंद भी आ रही हैं, और सारे क्लासेस को देखते रहिए। आपके सारे के सारे सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे शुरू करेंगे, एकाएक नहीं शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने बार बार बताया है कि मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ। तो स्कूल से आने के बाद जो समय मेरे पास होता है मैं उसी में आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो इस वजह से भी टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा। जब मैनेज होगा तो अच्छे से मैं सारे विषय, आपके एग्जाम से पहले मैं सारे विषय खत्म करती हूँ, तो सारे विषय मैं पढ़ा के खत्म कर दूंगी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, कोई भी समस्या हो तो इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और अगर कहीं कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए, और आपके डाउट्स को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो रेगुलर बने रहिए चैनल से, और जहाँ कहीं कोई भी दिक्कत है हमें बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको पिछली सारी क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। सेकंड पेपर का मैंने सिलेबस बता दिया, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।